Hello students, I am Vikesh Avasthi, again welcoming you in my ABL educational classes, and today we are going to start the political causes of War of Independence of 1857. देखिए, सबसे पहले आपकी बुक में जो पहला पॉलिटिकल कॉज है वो है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, आपके इस तरफ जो स्लाइड है इस पे देखिए पॉलिटिकल कॉजेज आपके आ रहे हैं सामने, जिसमें आपका सबसे पहला पॉलिटिकल कॉज क्या है? पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो फर्स्ट पॉइंट विच इज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। देखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एक पॉलिसी थी कि वो अपनी पॉलिसीज या मतलब अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहते थे। क्यों एक्सपैंड करना चाहते थे? क्योंकि जो उनकी टेरिटरी है जब वो एक्सपैंड करेंगे तो उनकी पावर भी एक्सपैंड होगी। ठीक है, अगर वो अपनी टेरिटरी एक्सपैंड कर रहे हैं तो उनकी पावर भी एक्सपैंड करेगी, और पावर एक्सपैंड करने की वजह से उनके पास क्या आ जाएगा? उनके पास धीरे धीरे करके राइट टू रूल कहां पर? इंडिया में आ जाएगा। ठीक, चलिए आपके पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए। The British policy of control and gradual extinction of the native Indian states was one of the major grievances of the Indian rulers. Ever since the Battle of Plassey in June 1757, the East India Company territorial power increased rapidly. तो आपने एक चीज देखी, अब आपको यहाँ से एक बात ध्यान रखनी है, आपके MCQs के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के अंडर में जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ वो कब हुआ? 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। और इसने प्रमोट कर दिया किस बात के लिए? पावर एक्सपैंड कर दिया, टेरिटोरियल पावर्स एक्सपैंड होने लगी, टेरिटोरियल जो लिमिटेशंस थी वो भी बढ़ने लगी। ठीक, चलिए अब देखिए, द ब्रिटिश ट्राइड टू एक्सपैंड देयर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया बाय 4 वेज। कितने वेज? 4 वेज। पहला, आउटराइट वॉर्स एंड बाय द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ये हम लोगों ने बात करी थी कि 1757 के पहले उनके पास ऑप्शन कुछ नहीं था, क्योंकि वो लगातार कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट्स में थे। ठीक है, पर 1757 के बाद में उनको क्या करना पड़ गया? ट्रीटीज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ा, और उन्होंने ट्रीटीज करी, जिसको हम हिंदी में संधि बोलते हैं या संधि बोलते हैं, आप उसको जैसे भी समझ सकते हैं। मतलब ये बायलैटरल होता है कि आप कुछ हमारी टेरिटरी में हमें सपोर्ट करिए, हम आपको पावर में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसा कि आगे इस बात को कहा गया है कि बाय अडॉप्टिंग, जो सब्सिडरी अलायंस था वो किस चीज के इंपॉर्टेंट था? क्योंकि सब्सिडरी अलायंस से जो एडॉप्शन हो रहा था, एडॉप्ट कर रहे थे इंडियंस और ब्रिटिशर्स, ये दोनों एडॉप्ट कर रहे थे किस बात को? इस बात को कि किसी भी तरीके से रूल किया जाए, और इंडियंस इस बात को एडॉप्ट कर रहे थे कि रूल करा जा रहा है हम पे, और हम उस रूल को फॉलो करेंगे। हमें ये रूल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा भी लगने लगा था वहां के जो नेटिव रूलर्स थे उनको, इसीलिए उनकी सब्सिडरी अलायंस होती गई, धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स की सब्सिडरी अलायंस बढ़ती गई। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सब्सिडरी अलायंस की बात पढ़ेंगे। तो सब्सिडरी अलायंस में देखिए, सम इंडियन स्टेट्स वर बॉट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। तो अब यहां पर सब्सिडरी अलायंस हो गई। सेकेंड वाला क्या था? सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस देखिए, पॉइंट नंबर 2 आपके में है। आउटराइट वॉर्स के बाद सब्सिडरी अलायंस है आपकी बुक में, उसको बहुत ध्यान से देखिए। सब्सिडरी अलायंस में क्या बोला जा रहा है कि जो इंडियंस थे, ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इंडियंस को हम रूल करें, पर किसी भी तरीके से हम उनके ऊपर इतना फोर्स न डाल दें कि धीरे धीरे वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि रिपल कर दें, वो हमारे खिलाफ दोबारा कोई ना कोई बात कर दें, या वो हमारे अगेंस्ट कोई वॉर छेड़ दें। इसलिए ब्रिटिशर्स ये बात सोचते थे, और इसीलिए उस बात पे वो यकीन करते थे कि हम धीरे धीरे करके सब्सिडरी अलायंसेस बना के चलेंगे। जिसमें इनका फायदा क्या होता था सब्सिडरी अलायंस में? कि इनको अपनी पावर बढ़ाने के लिए, अपनी पॉलिसीज को एक्सपैंड करने के लिए, देखिए पहली बात तो फाइनेंशियली खर्चा नहीं करना पड़ता था। ठीक, दूसरी चीज, अगर इनकी जो सेना है अगर वो वहां पर खड़ी हुई है या उस इलाके में है, तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि भाई ठीक है इनके लिए हमें खाना अरेंज करना है, इनके लिए मैं रहने की जगह अरेंज करनी, वो वहां के नेटिव रूलर्स अरेंज करते थे जिनके साथ सब्सिडरी अलायंसेस होती। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस का एक कंसेप्ट ये भी आता है कि वो फेल भी हुआ। अब जैसा कि आपकी बुक में जो बात बताई गई है
वो देखिए लिखा हुआ है एक्सेप्टेड रेजिडेंट एट देयर हेडक्वार्टर्स। पहला एक 4 पॉइंट इसमें आपको बेसिकली 5 पॉइंट बताए गए हैं। देखिए बुक में देखिए लॉर्ड वेलेजली। अब यहां पर एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है, सब्सिडरी अलायंस को किसने इंट्रोड्यूस करा? लॉर्ड वेलेजली ने इंट्रोड्यूस किया। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंडर में जो इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को अप्रूव किया, अग्री किया कि ठीक है हम आपके साथ रूल करेंगे और हम आपके साथ ही साथ चलते रहेंगे, ठीक है हम आपकी हेल्प भी करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या? एक्सेप्टेड द ब्रिटिश एट द सुप्रीम पावर। भाई सीधी सी बात है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और सब्सिडरी अलायंस के अंडर में जो पावर थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। किसने? हमारे रूलर्स ने, या जो नेटिव रूलर्स थे उस समय के, उन्होंने कहा भाई ठीक है आप ही दादा हैं, हम दादा नहीं हैं। तो उन्होंने पावर को एडॉप्ट कर लिया, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, सरेंडर्ड देयर फॉरेन रिलेशंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आप लोगों ने एक बात समझी थी, अभी आगे आप चल के देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से पावर को ले लिया जाएगा, वो फॉरेन में पावर जो है क्राउन के पास चली जाएगी, वहां की जो महारानी थी एलिजाबेथ इनके पास चली जाएगी। तो पूरा पैराग्राफ पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सरेंडर्ड देयर फॉरेन रिलेशंस टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अग्रीड दैट दे वुड नॉट एंटर into any alliance with any other power and would not wage wars। देखिए सीधी सी बात है, ब्रिटिशर्स ये भी जानते थे कि अगर इंडियंस को मौका मिला तो वो किसी दूसरे के साथ अलायंस कर लेंगे तो इनका घाटा हो जाता। भाई अगर किसी दूसरे ने, जैसे फ्रेंच ने आगे कहा भाई ठीक है हम आपके साथ हैं, आप युद्ध करो, पुर्तगीज ने कहा कि आप आओ युद्ध करो, हम लड़ेंगे आपके साथ मिलके, डच ने कहा कि आप ब्रिटिशर्स को पीछे करो, हम आपके साथ आएंगे और आपको पैसा भी देंगे, आपको आपके लिए जैसी चीजें आप चाहेंगे वो देंगे, क्योंकि उनका सीधा रिलेशन फॉरेन से था। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हम नए नए थे, अभी हमें फॉरेन की चीजों के बारे में नहीं मालूम था, तो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, ये बट ऑब्वियस है, नेचुरल है। थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टेड द ब्रिटिश रेजिडेंट एट देयर हेडक्वार्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया फिर से, कहां पर? एज अ रेसिडेंट भैया, हमने उनको अपनी जगह बना दी, उनकी जगह दे दी, आइए आप हमारी छावनी में रहिए, आइए हमारे हेडक्वार्टर्स में रहिए। और आप जब रहेंगे, सीधी बात है, ब्रिटिशर्स को एक बात मालूम थी, अगर हम रहेंगे तो हम जो चाहे वो कर लेंगे क्योंकि पावर हमारे पास थी। ओके, सो नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, अग्री टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप एट देयर ओन पोजीशंस। इस बात को मैंने आपसे कहा था कि लगान मूवी आपने देखी होगी, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे, वर्चुअली लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। और जैसे ही ऐसा होता है, इतनी काम करने के बाद इंडियंस ने वर्चुअली अपनी इंडिपेंडेंस को लॉस्ट कर दिया, खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ ब्रिटिशर्स को सौंप दिया। भाई पावर के लिए सेना वहीं पर है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, नथिंग। थर्ड, बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। बहुत खतरनाक चीज जो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट करी, इंट्रोड्यूस करी, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर बना कि जब डलहौजी ने इस काम को अप्लाई किया या ये बात करी, अब हम अपने लिख लेते हैं एक बार। लॉर्ड डलहौजी महान व्यक्ति जिन्होंने इतना दिमाग लगाया, पर उनको ये बात नहीं मालूम थी कि भारत ऐसे महान प्राणियों से भरा पड़ा है जहाँ पर हर चीज़ की काट उपलब्ध है। और मुझे लगता है आज की जनरेशन में ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, हर चीज़ का सॉल्यूशन आप लोग निकाल लेते हैं, और मुझे लगता है कि फ्लिक ऑफ सेकंड में निकाल लेते हैं। अगर 5 दोस्त आप साथ में बैठ जाइए तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, एनीथिंग। हाँ, बस इम्पॉर्टेंट है कि वो 5 दोस्त, 4 दोस्त, 2 दोस्त पॉजिटिव थॉट के साथ सोचें तो आप जो चाहें वो बदल सकते हैं। चलिए अब देखिए, कह रहा है बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये पॉलिटिकल कॉज था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब आपके इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड डलहौजी। स्पेलिंग आप लिखेंगे सॉरी। और इसके अगेंस्ट में क्या था कि इसमें जो था पावर्स को सरेंडर किया जा रहा था, इसमें पावर्स या जो टेरिटरी थी या जो संपत्ति थी, इसको हम आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं आसानी से, आसान वर्ड है, प्रॉपर्टी याद रहेगा। इस प्रॉपर्टी को आपको सरेंडर करना था, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। देखिए,
आपको अपने लेवल पे इस बात को याद रखना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने ये बात कही थी कि आपको अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर करनी पड़ेगी। कब? जब यू हैव नो रियल चिल्ड्रंस। अगर आपके ओरिजिनल बच्चे नहीं हैं, इसमें इसका ये मतलब है कि मतलब अगर आपने किसी को गोद लिया है तो उसको आप अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते, आप उसको अपना सक्सेसर नहीं बना सकते, और अगर ऐसा करते हैं तो उनकी चीज़ें छिन जाएंगी। ये कंपनी का रूल था। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, यहाँ तक आपको याद बस इतनी ही बातें रखनी है, ठीक है। और यहाँ बीच बीच में आपको देखिए स्लाइड्स मिलती जा रही हैं, देखते जाइए आप। मैं जो जो बताता जा रहा हूँ वो आपको आपकी बुक की स्लाइड्स मैंने इसलिए लगा दी हैं, ठीक है। अब देखिए जो रियल चिल्ड्रन वाली बात थी उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये आ रही कि इंडियंस ने इसको इतना दिल पे क्यों लिया, क्योंकि देखिए ये पर्सनल फीलिंग्स हैं, ये पर्सनल फील है, फील, ठीक, ये पर्सनल फीलिंग है, आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो अब ब्रिटिशर्स ने एग्जैक्टली यही किया कि इनकी पर्सनल फीलिंग्स को इंटरफेयर कर दिया, और जैसे ही पर्सनल फीलिंग्स को इंटरफेयर किया ये फॉर्म ले लेती है पावर, और उसके बाद सीधे किस बात का, एक रिवोल्ट के कॉज का, कॉज ऑफ रिवोल्ट, और बड़ा कॉज था ये नो डाउट। 1853 में देखिए द रूलर ऑफ झांसी डाइट, आपने वो कौन सी मूवी आई है, नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें झांसी की रानी ने मणिकर्णिका, उसमें देखिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से, अच्छा हिस्टोरिकल मूवीज जो आया करे वो देखा करिए आप लोग, बहुत कुछ पता चलता रहेगा और सब आप करते भी होगे। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब देखिए द रूलर्स, उसके लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स बिलीव दैट देयर स्टेट्स वर एनेक्सीड नॉट बाय द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बट ड्यू टू द लैप्स ऑफ ऑल मॉरल्स। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत माइन्यूट बात कही गई है और शायद बहुत बड़ी बात कही गई है कि रूलर्स ने, जो इंडियन स्टेट्स के थे, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी। शायद ऐसा था कि उनके मॉरल्स ही गड़बड़ा गए थे, और हम लोग एक बात जानते हैं, अगर लाइफ में हमारे मॉरल्स नहीं है तो शायद हम ह्यूमन भी नहीं है। तो हम लोग को हमेशा ये भी याद रखना चाहिए कि विद मॉरल्स हमें लाइफ जीनी है। करें आप कुछ भी, मॉरल्स होने चाहिए, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी तरह से, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द अलीग्ड मिसरूल। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, जब आपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कर लिया, सब्सिडरी अलायंस कर लिया, सब कुछ कर लिया, सारे रूल्स और रेगुलेशन आप बदलते जा रहे हैं, पावर अपने में सेंट्रलाइज करते जा रहे हैं, पावर को सेंट्रल करते जा रहे हैं, सेंट्रलाइज करते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें लोगों को लगेगा कि यार यहाँ तो मिसरूल हो रहा है, फिर जो अच्छी चीजें थी वो भी बुरी लगने लगेंगी। देखिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, पर जब डिसिप्लिन ओवर हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं मिसरूल लगने लग जाता है कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है। और कहीं ना कहीं वही चीज हुई कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्सीड कर लिया अवध को टू द कंपनीज डोमिनियंस ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलीग्ड मिसरूल। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी की गलती क्या हुई, इन्होंने कहा 1856 में बोला कि भाई ऐसा है कि अवध रूल नहीं कर पा रहा है। ऐसा इन्होंने बहुत सारी स्टेट्स के साथ किया कि रूल नहीं कर पा रहे हैं आप लोग रूल करने के काबिल नहीं है। जब रूल करने के काबिल नहीं है तो आप राजा बने क्यों बैठे? भाई काम करिए, अपनी गद्दी छोड़िए, हम बैठेंगे आपकी जगह। और वही हुआ कि इन्होंने सब कुछ हथिया लिया भाई, हथिया लिया। क्या हथिया लिया? सारी स्टेट, सारी छोटी छोटी रियासतें, सबको हथियाते चले गए। अरे आप ऐसा नहीं कर सकते थे, आप इंडिया में हैं, सबके अपनी फीलिंग्स हैं, सबकी अपनी टेरिटरी है, सबकी अपनी पावर है, सबकी अपनी रिस्पेक्ट है, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। पर ये बात इन्होंने शायद नहीं समझी, और ब्रिटिश सीम टू हैव ब्रोकन देयर प्रोमिसेस मेड टू द रूलिंग चीफ दिस कॉज। अब ये बताइए क्या कॉज करेगा? ये कॉज करेगा एक ऐसी फीलिंग जिसको ये बोला जाएगा कि भाई ऐसा है, आप लोगों ने तो ये बोला था कि आप हमारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे, पर आप तो हमारे साथ गद्दारी कर गए। तो ब्रिटिशर्स ने जो आपके अपने पावर सेंट्रलाइज करने के चक्कर में काफ़ी सारे ऐसे रूल किए, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन या रूल्स या लॉज बनाए जिनमें मॉरल्स एब्सेंट था। और इस बात को आप प्रॉपर्ली समझेंगे तब जब आप सोशल कॉजेस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह।
अब देखिए यहाँ पर तो बात आ जाती है कि मुगल एक भाई राजा हैं और इनकी डिसरिस्पेक्ट हुई। सेकेंड कॉज डिसरिस्पेक्ट ऑफ बहादुर शाह जफर। ठीक, बहादुर शाह जफर, द मुगल रूलर वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी एंड रिसीव्ड अ पेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश। देखिए आपके सामने है जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिसरिस्पेक्ट किसकी, बहादुर शाह जफर की हुई। इन 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने अनाउंस कर दिया दैट सक्सेसर्स ऑफ बहादुर शाह जफर वुड नॉट बी परमिटेड टू यूज रेड फोर्ट एज देयर पैलेस। तो कॉज बना डिसरिस्पेक्ट, एक कॉज बना रेड फोर्ट, अब आपका नहीं, क्या आपका नहीं। किसको बोला भाई, हमारे ताज वाले राजा को बोला, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो इनको बोला कि भाई ऐसा है, अब आप और नहीं, अब रूल नहीं कर सकते। तो भाई देखिए सीधी बात है, मुगलों का रूल था, मुगल्स ने इंडियंस को साथ मिलाकर चले और बहुत सारा सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को उनका रूल एस्टैब्लिश करने में, और फाइनली इन्हीं की डिसरिस्पेक्ट हो गई तो एक बहुत बड़ा कॉज बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि in 1856 Lord Canning announced that after the death of Bahadur Shah, his successor would not be allowed to use the imperial titles with their names and would known as mere prince। अब यहाँ देख लीजिए, सेकंड, पहला तो किसने काम किया, सबसे पहले जो इनकी डिसरेस्पेक्ट हुई वो कब हुई, 1849 में लॉर्ड डलहौजी, और उसके बाद 1856 में कैनिंग, वैसे भी चतुर था तो लॉर्ड कैनिंग है। और 1856 में कुछ और भी हुआ था, अभी मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में बताया था 1856 में कुछ और भी हुआ था, अवध का कुछ एनेक्सेशन भी किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, टर्म्स ऐसे याद रखिएगा, ऐसे जोड़ते रहिएगा चीज़ों को कि पहले अगर कुछ डेट यूज़ हुई है तो उसके पहले कौन सी डेट यूज़ हुई है, फिर बाद में कहाँ डेट वही यूज़ हुई है। ठीक है, अब देखिए, this decision of the British hurt the feelings of Muslims and consequently जीनत महल, नाम याद रखिएगा, कौन, जीनत महल किसकी वाइफ थी, किसकी, बहादुर शाह जफर की। तो बहादुर शाह जफर की वाइफ थी और बिगन प्लॉटिंग अगेंस्ट देम। और भाई देखिए सीधी सी बात है, अगर ऐसा हुआ तो इनको भी दिक्कत होगी, इनके लड़कों को भी दिक्कत होगी, और इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे सबको दिक्कत होगी, और फाइनली जब दिक्कत होगी तब ज़्यादा होगी। और वही हुआ, जब दिक्कत हुई तो बहुत ज़्यादा हुई और फाइनली ब्रिटिशर्स को झेलना पड़ा। इसके बाद ट्रीटमेंट गिवन टू द नाना साहेब एंड द लक्ष्मीबाई। देखिए यहाँ पर फिर से आता है ट्रीटमेंट किसको, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब को दिया गया, जिसमें इन्होंने अडॉप्ट सन थे बाजीराव सेकंड के, कौन, नाना साहब। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपका क्या है, नाना साहब किसके अडॉप्टेड सन थे, किसके अडॉप्टेड सन थे बताइए, बाजीराव सेकंड के। तो आप लिखिए नाना साहेब अडॉप्टेड सन बाजीराव ओवी सेकंड के। ठीक है, पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे, मतलब इनको अडॉप्ट किया गया था, और फाइनली जब अडॉप्ट किया गया था तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी अब इनको पावर नहीं मिलेगी। और आपने मणिकर्णिका में देखा था कि इनको निकाल के बाहर कर दिया था महल से, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी को जला दिया गया था। और एक बात आपको और बताऊं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी को जलाने के बाद इंडियंस का बहुत सारा हिस्टोरिकल फैक्ट जल गया था, तो उसको ही रिप्लेस करते करते धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने आज हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, और हमारे पास हिस्ट्री जो है वो बहुत गड़बड़ अवस्था में है। फिलहाल हमारे हिस्टोरियंस ने बहुत मेहनत करी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है, रिफ्यूज टू ग्रांट नाना साहब द पेंशन एंड दे वर पेइंग टू बाजीराव सेकंड। नाना साहब वाज फोर्स्ड टू लिव एट कानपुर एंड फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली सीट at Pune. This widely resented in the Maratha region, Nana Sahib had inherited wealth from the former Peshwa. अब देखिए यहाँ पर दिक्कतें आती जा रही हैं नाना साहब के लिए। इसकी लास्ट लाइन देखिए, नाना साहब ट्रेवल्ड बिटवीन दिल्ली टू लखनऊ टू गैदर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। अब देखिए इनके दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि हमें मूवमेंट करना है, हमें किसी तरीके से अपनी रिस्पेक्ट जो हमारी कम हुई थी उसका बदला लेना है, तो वो बदला सामने आएगा 1857 के रिवॉल्ट के फॉर्म में। ठीक है, और इस काम में रानी लक्ष्मीबाई ने भी बहुत बड़ा रोल अपनाया था। चलिए इसके बाद एब्सेंटी सॉवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश।
अब देखिए सॉवरेनिटी का मतलब, एब्सेंटी सॉवरेनिटी मींस दैट इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंग्लैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1000 miles. एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज रिसेंटेड. अब आप एक बात बताइए, ये भी एक कॉज था. क्यों पॉलिटिकल कॉज था? देखिए क्राउन या ब्रिटिश बहुत दूर है, यूरोप में है भाई, आप इंडिया में रूल कर रहे हो, संभव कैसे है? आप यहां से यहां रूल कर रहे हो और यहां के लोग आपको रूल करने दे रहे हैं, ये संभव कैसे है? जब दिमाग इंडियंस का खराब होता है तब फिर उनके दिमाग में बहुत कुछ आता है, और जब आता है तब फिर ताक दिन होता है. ऐसा ही कुछ है ना गाना, दिन ताक करके कुछ गाने हैं ऐसे ही, कि जब इंडियंस को दिक्कत होती है तो फिर सब कुछ सब सामने आ जाता है और फाइनली इंडियंस रिवोल्ट करने पे तैयार हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं पसंद. चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आते हैं. एक मिनट फिर से ओपन कर लूँ. इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है? ऐसी कोई बात, ऐसी कोई दिक्कत जो ना समझ में आ रही हो? अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने कमेंट्स में उस बात को लिखें, और बिल्कुल लिखें, और बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा लिखते हुए, ठीक है? और अब देखिए यहाँ पर बाय द इंडियंस द रूलर्स, एक मिनट ज़रा ये बताइए पेज नंबर 12. ओके हाँ, आपने देखा कि अभी क्या बात आई कि ब्रिटिश दूर से बैठे हमारे पर रूल कर रहे थे, तो वो पॉसिबल नहीं था. तो बाय इंडियंस द अर्लीस्ट रूलर्स लाइक द मुगल्स, सामने आपकी क्लिप है, द earlier rulers like Mughals who had conquered India had in the course of time settled in India. अब देखिए मुगल्स के साथ एक अच्छी चीज थी कि मुगल हमारे यहाँ सेटल तो हुए, उन्होंने साथ में आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डेवलप भी किया. हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते. जब आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि मुगल्स ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा बढ़ाया. तो ये भी बात नागवारा गुजरी इंडियंस को कि भाई ऐसा है, मुगल्स ने तो राज किया, अच्छा काम कर दिया थोड़े दिन बाद, पर इन्होंने तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया. अब देखिए द रेवेन्यूज दे कलेक्टेड फ्रॉम द इंडियंस वर स्पेंट इन इंडिया ओनली, बट द ब्रिटिशर्स कलेक्टेड द टैक्सेस एंड सेंट टू यूरोप. और ब्रिटिशर्स ने जितना भी कमाया यूरोप में भेजा. और ये बात किसी को पसंद नहीं आएगी कि आपने उनके देश से ही कमाया और दूसरे अपने देश भेज दिया, वाया वाया वाया, किस चीज से पता नहीं, पर भेजा और बहुत ज्यादा भेजा. बट इन द केस ऑफ ब्रिटेन द इंडियंस फेल्ट दैट दे वर बीइंग रूल्ड फ्रॉम इंग्लैंड एंड इंडियाज wealth was being drained to England and not utilized for their welfare. अब आपको मैं एक बात समझा दूं, देखिए इस पूरे मुद्दे को आप समझ लीजिए, मैं एक चार्ट में समझा देता हूं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा. पहली बात, पॉलिटिकल कॉजेज. सबसे पहला कॉज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. आप समझते जाइए, बना भी लीजिएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. दूसरा, एनेक्सेशन ऑफ अवध. ठीक. तीसरा, डिसरिस्पेक्ट ऑफ मुगल एम्परर. इसके बाद फाइनेंशियल ड्रेनेज बाय द ब्रिटिशर्स. और फाइनली एक लास्ट पॉइंट क्या था जिसमें ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट नहीं किया था, रूल्स को फॉलो नहीं किया था. कोई रूल्स फॉलो नहीं किए गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू. ब्रिटिशर्स ने किसी भी तरह के रूल को फॉलो नहीं किया था, और यही कॉजेस बने, हमारे पॉलिटिकल कॉजेस थे जो 1857 की वॉर को करवा गए. अब आप आज इस बात को पढ़ेंगे, सारे ईयर्स कमेंट में लिख के बताएंगे कि कौन कौन से ईयर्स बेसिकली थे जिसमें 1857 था, 1849 था, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ मैसूर, मराठा के साथ वॉर, सिख के साथ वॉर, ये सारी कॉजेज हुए और फाइनली पॉलिटिकल कॉजेज कंप्लीट होता है. आज इस टॉपिक को हम लोग यहीं रोकते हैं.
पॉलिटिकल कॉजेस, क्यों मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटिकल कॉजेस पढ़ेंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियोस में आपको रिवीजन करवाऊंगा। टाइम कम है, टर्म फर्स्ट एग्जाम आपके आने वाले हैं, जोरदार तैयारी करिए, जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए, बिल्कुल मत घबराइए। आने वाले टाइम में मैं हिस्ट्री के साथ साथ आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो अगर पॉसिबल होता है तो, क्योंकि बायो में डायग्राम्स बहुत सारे डालने पड़ेंगे, अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो अच्छे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस जो हर चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी, रिवीजन वीडियोस मैं डालूंगा, आप देखिएगा और अब मैं गारंटी देता हूं कि इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व होंगे। थैंक यू क्लास।